जय हिंद दोस्तों। क्या हम अहिंसा के पथ पर चलकर विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्या लोगों को लगता था कि अंग्रेज के चंगुल से, अंग्रेज की गुलामी के जंजीरों से हम निकल पाएंगे? क्या भारत आजादी पा सकता है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हम उन हस्ती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो भारत के इतिहास में अलौकिक, अतुलनीय और अविश्वसनीय है। तो आज हम उस व्यक्ति के बारे में आपको बताएंगे जो भारत के इतिहास में एक अपने आप में बहुत महान व्यक्तित्व है, एक बहुत महान व्यक्तित्व के लोग थे, महात्मा गांधी। आज जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं उन व्यक्तित्व के बारे में जो सरल तो थे लेकिन अंग्रेजों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो गया। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि महात्मा गांधी का इतिहास क्या रहा और उनका सरलता से अंग्रेज के खिलाफ लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के लिए एक विशेष विभूति के रूप में हम उसे जानते हैं, और भारत उसे राष्ट्रपिता बापूजी और उन्हें हम महात्मा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि अहिंसा के पथ पर रह करके आज़ादी प्राप्त करना बहुत कठिन होता है और बहुत सरल भी होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी ने एक अहिंसा के पथ पर सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ के और लोगों को पढ़ा करके ये भारत को अंग्रेज के चंगुल से आज़ादी दिलाए। इन वीडियो में हम उनका एक एक बात जो है पूरे विस्तार से बात करेंगे, उनके जीवन चरित्र के बारे में बात करेंगे, साथ साथ वो अंग्रेज से किस तरह से लड़े, उनका प्रारंभिक जीवन, उसके बाद उसका अंत जो है किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, ये बापूजी हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपिता थे जो कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए शुरू से ही संघर्षशील रहे हैं और लोगों को एकजुट करने में और लोगों को एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना को जगाने में सबसे बड़ा इनका योगदान है। हम जो है दो युग का बात कर रहे हैं, जैसे कि एक तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ उनका, उसके बाद दूसरा गांधीवादी, जिनको हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं, वो गांधी युग है भारत में 1915 से लेकर के 1947 तक। इन युग के बीच में हमारे देश को आज़ादी मिली। भारत के महान विभूति जिनके लिए हम बात करें वो बहुत कम है, जितनी इनकी तारीफ करें वो सारी कम है, क्योंकि ये अलौकिक हैं, अविश्वसनीय है, अतुलनीय है, जिनका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। भारत में ऐसे उनका कोई जोड़ नहीं है जिनके साथ इनका तुलना किया जा सकता। आज यदि हम इस बात को कह दें कि महात्मा गांधी यदि साइड हो जाते तो क्या भारत को आज़ादी मिल जाती? नहीं। लोगों को एकजुट करने में, लोगों को एक राष्ट्र भावना जगाने में और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने में, एकजुट करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। इसको हम कतई नहीं भूले हैं। अब इस बात को समझिए कि इनका जो पूरा चरित्र के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ साथ जो है इनके सबसे पहले शुरू में आपको इनका परिचय पूरा हम आपको दे दें कि महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। पहले गुजरात में हुआ क्या करता था और अभी भी गुजरात के कुछ प्रदेशों में अपने वंश के यानी उनके पिता का नाम के साथ लगाया जाता था। तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी का मतलब है कि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी थे, और उनके बाद इनकी माता का नाम पुतली बाई। अब इसको समझिए कि करमचंद गांधी का पहले आपको थोड़ा सा जानकारी मिलना चाहिए कि करमचंद गांधी जो इनके पिताजी थे वो 4 शादी किए थे, यानी 3 शादी तो पहले किए जिसमें इनकी तीनों पत्नी की मृत्यु हो गई, और उनके बाद चौथी जो पत्नी थी जिसमें हमारे देश के एक ऐसे वीर और ऐसे योद्धा को जन्म दिए जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से आगे प्रसिद्ध हुए। भारत को आज़ादी दिलाने में, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में इनका सबसे बड़ा जो है योगदान रहा। अब इनको समझिए कि पुतली बाई जो थे वो बहुत ही संत मिजाज के, यानी कि एक संतवादी महिला थी, और भारत को एक ऐसे विभूति ये जन्म दिए जो कि भारत इतिहास में इनका स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा गया, महात्मा गांधी का। अब देखिए, गांधी जी अपने पिताजी और मां के साथ गुजरात के एक पोरबंदर नामक जगह में रहते थे। कहाँ रहते थे? पोरबंदर। पोरबंदर में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, 1869 को इनका जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर नामक जगह। अब इसको समझिए कि इनके पिताजी एक छोटे से रियासत के दीवान थे, जिन्हें आजकल हम लोग प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो एक छोटे से रियासत के क्या थे? तो एक दीवान थे, और इनका सपना था कि हमारा बेटा आगे चल करके बैरिस्टर बने, यानी कि कानून का पढ़ाई करे और साथ साथ ये लोगों को न्याय के लिए आगे करे और लोगों को न्याय दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दे। तो इनका सपना आगे जाकर के साकार हुआ। अब इनकी प्रारंभिक पढ़ाई का बात आपको बता देते हैं। पोरबंदर के मिडिल स्कूल में इनका दाखिला करवाया गया। मिडिल स्कूल जब इसे पास कर गए उसके बाद ये राजकोट के हाई स्कूल से ये मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ये श्यामल दास
श्यामल दास कॉलेज से इंटर की परीक्षा पूरी किए। उसके बाद ये आगे कानून की पढ़ाई के लिए, यानी क्योंकि इसके पिताजी का सपना था कि ये जो है कानून की पढ़ाई करे, बैरिस्टर बने, तो उन्हीं की पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड चले गए, क्योंकि भारत में उस समय में बड़ा असुविधाएं थे, जो कि भारत में कानून की पढ़ाई और साथ साथ बहुत सारे ऐसे कोर्स यहाँ पे संभव नहीं था। तो ये आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड। इंग्लैंड कब गए? तो 1888 में गए और 1891 में तक वहां रहे। 1888 में जो है ये गए इंग्लैंड और 1891 तक वहीं पर रह करके बैरिस्ट्री यानी कानून की पढ़ाई इन्होंने वहां पे की। इन्हीं बीच में आपको ये बता दें कि इनकी जो है महात्मा गांधी की जो शादी ये किनके साथ हुआ? तो कस्तूरबा गांधी के साथ 1883 में हुआ था। तो अब इसको समझिए कि कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए हैं? तो कानून की पढ़ाई करने के लिए चले गए इंग्लैंड, और वहां पे 1888 से लेकर 1891 तक वहां पर रह करके इन्होंने कानून की पढ़ाई किए, और वहां से पढ़ने के बाद ये वापस भारत लौटे। भारत ये कब लौटे? तो 1891 में, और उसके बाद ये यहाँ पे वकालत करने लगे, कोर्ट में बैठ करके ये न्याय का काम करने लगे। उसके बाद एक यहाँ पे अब्दुल्ला, जो कि एक छोटा सा बिजनेसमैन था गुजरात के ही, उन्हीं के केस के सिलसिले में इनको अफ्रीका जाना पड़ा। अफ्रीका में देखिए क्या घटना होती है। अफ्रीका में उस समय रंग भेद नीति के तहत गोरे और काले लोगों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद चल रहा था। काले और गोरे दो अलग अलग समुदाय बट गए थे, और काले और गोरे दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद चल रहा था। उसी बीच में महात्मा गांधी वहां पहुंचे। महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा तकलीफें हुई रास्ते में, क्योंकि ये इंडियन थे और इंडियनों को वहां के लोग बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे। तो महात्मा गांधी के साथ दो तीन ऐसे वाक्य हुआ जिनको सुन के आपको बहुत तकलीफ होगा, कि जैसे कि ये ट्रेन में इसको फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बावजूद भी इन्हें बैठने नहीं दिया उस बॉगी में, और इनको धक्के मार करके निकाल दिया गया। उसके बाद जब आगे की ये यात्रा कर रहे थे तो इनको टमटम पर पीछे नहीं बैठा करके कोचवान जो उसको चलाता है ना, उसके बगल में बैठने के लिए इसको कहा गया। किसी तरह से ये अफ्रीका के कहाँ पहुंचे? तो नटाल कॉलोनी में। नटाल एक कॉलोनी है जो जोहान्सबर्ग में रहता है, और ये यहाँ पे नटाल कॉलोनी में रहने लगे और वहां से अपना गतिविधि आगे बढ़ाए। उसी बीच में वहां पर क्या हुआ? तो जुल्लू और बौर, ये दो समुदाय वहां पे, जुल्लू भी एक समुदाय है और बौर भी एक समुदाय है, यानी कि जातियां हैं, जहां पे ये अफ्रीका का, जो कि यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम से लड़ाई चल रहा था, यानी वहां पे इन समुदायों का अस्तित्व जो है, इन समुदाय दोनों समुदाय जुल्लू और बौर के अस्तित्व को खत्म करना चाहते थे यूनाइटेड किंगडम। तो महात्मा गांधी उनके लिए आगे आए और महात्मा गांधी ने एक नटाल कांग्रेस संगठन की वहां पे स्थापना कर दिए। ये कब? तो 1894 में। तो 1894 में वहां पे एक नटाल कांग्रेस संगठन का स्थापना कर दिए, जो भारत का तो वहां पे संरक्षण करता ही था, साथ साथ अफ्रीकी जो एक समुदाय थे, दो जुल्लू और बौर, उनका भी खूब ज्यादा वहां पे मदद करते थे। और इसके लिए आगे जाकर के इसको केसर हिंद जब भारत आए थे, तो ब्रिटिश जो है इसको, भारत के ब्रिटिश ने इनको अवार्ड भी दिया, जिसको हम कहते हैं केसर हिंद उपाधि इनको मिला, जो कि इनका मतलब होता है भारत का सम्राट। केसर हिंद का मतलब क्या होता है? भारत का सम्राट, जो कि भारत जब लौटे थे तब इनको मिला था। ये आगे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अफ्रीका जब ये वहां जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? आपको कांग्रेस अधिवेशन तो अभी हम नहीं बात करेंगे, अभी हम ही बात करते हैं कि अफ्रीका का है। अफ्रीका में आपको फिनिक्स आश्रम भी स्थापित किए थे। अब ये फिनिक्स आश्रम क्या होता है? तो ये देखिए कि अफ्रीका में वहां के लोगों को और ज्यादा सहूलियत मिले, मदद मिले, उसके लिए एक आश्रम खोल दिए और वह आश्रम का स्थापना कर दिया, जहां पे वहां के समुदाय आकर के बैठक करते थे और महात्मा गांधी के साथ विचार विमर्श करते थे। तो ये 1904 में फिनिक्स आश्रम वहां पे अफ्रीका के डरबन में ये आश्रम का स्थापना किया गया। अब वहां पे होता क्या है? तो इससे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है वहां की सरकारों पर। तो उसने क्या किए? तो महात्मा गांधी ने क्या किए? तो सत्याग्रह वहां पर एक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन। ये बहुत सारे स्टूडेंट का मन में रहता है कि भारत में सत्याग्रह पहली बार महात्मा गांधी चलाए थे। नहीं, सबसे पहली बार जो सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे वो 1906 में ये अफ्रीका में जिन्होंने स्टार्ट किए थे। कहाँ पे? तो अफ्रीका में 1906 में। और अफ्रीकी ये सत्याग्रह नहीं था, ये भारतीय लोगों के वहां पे जो बहुत मुश्किलें आती थी रहने में, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, वहां पे इनको बहुत मुश्किलें होती थी, उनके लिए, उनकी मांग के लिए ये सत्याग्रह आंदोलन वहां पे चलाया गया। अब इन्हीं दौरान क्या होता है? महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1908 में। 1906 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया और 1908 में अफ्रीका में इनको क्या कर दिया जाता है? तो कैद कर लिया जाता है, यानी कि इनको गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। उसी दौरान इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी अपनी जेल में। उस किताब का नाम है, हम लोग कहते हैं उसे हिंद स्वराज।
हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने किताब लिखी थी और उसमें वो बहुत अच्छे भारतीय संस्कृति, ब्रिटिश का क्या प्रभुत्व है, वो सारी बातें उसमें लिखे थे। और उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया था कि यदि भारतीय लोग अंग्रेज के शासन में, अंग्रेज की एक तरह से राज व्यवस्था में यदि मदद नहीं करे तो निश्चित रूप से अंग्रेज की सरकार गिर जाएगी और उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा वाक्य लिखे जो आगे जाकर के आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन में, इनको साथ मिला। जिनके असहयोग आंदोलन दिमाग में कहां से है महात्मा गांधी के, यहीं से। यानी कि उन्होंने किताब में लिखे थे स्वराज, हिंद स्वराज किताब में, कि भारतीय यदि उनको मदद नहीं करे तो अंग्रेज की सरकार गिर जाएगी। अब इसको देखिए कि वहां पे, यहाँ पे जो क्या हुआ, 1908 में जेल में इनको जाना पड़ा, 1909 में इन्होंने किताब लिखी। अब वहां से 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए। किस होके, तो जल मार्ग होकर के, किस होके, तो जल मार्ग होकर के आए। और ये अपोलो बंदरगाह जो मुंबई में है, अपोलो बंदरगाह ये पहुंचे और उसके बाद इन्होंने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे उस समय में, उसको कहते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग, उनको क्या कहते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग, वो केसर हिंद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी को ये उपाधि दिए। 9 जनवरी 1915 को केसर हिंद, जिनका मतलब क्या होता है, भारत का सम्राट। अब इसको देखिए, जब भारत आए 1915 में, तो 1916 में यहाँ पर ये साबरमती के किनारे ये अपना घर वगैरह त्याग दिए और साबरमती किनारे जो है एक आश्रम की स्थापना किए, जिनको हम कहते हैं साबरमती आश्रम। और यहीं से भारत की राजनीति की शुरुआत होती है। अब देखिए कि भारत के जो ये महान विभूति थे, तो उन्होंने राजनीतिक में पहला कदम कहां से स्टार्ट किया, भारत में। तो भारत में यहां से आप समझिए कि कांग्रेस अधिवेशन से, जब 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन में 1901 में भाग लिए थे महात्मा गांधी। और वहीं पे उनका भेंट हुआ था किनके साथ, तो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ, जो उनके राजनीतिक गुरु बन गए और उनको राजनीतिक सिखाए कि किस तरह से राजनीति किया जाता है और इस अंग्रेज को यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। अब और एक बार ही सिर्फ जो है कांग्रेस के अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। अब वो अध्यक्षता कौन है, तो देखिए वो किए थे काम बेलग्राम, कहाँ पे, बेलग्राम में किए थे 1932 में। 1932 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको देखिए, भारत में बहुत सारे आंदोलन छेड़ा गया। 1916 के बाद इन्होंने धीरे धीरे करके एक करके आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ स्टार्ट किए। हम यहाँ बात कर रहे हैं जैसे कि कुछ उसमें आपको हम ईस्वी दर ईस्वी बताते जा रहे हैं कौन कौन से आंदोलन छेड़ा गया। सबसे पहले तो बिहार से इन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिनको हम लोग चंपारण आंदोलन भी कहते हैं। और ये नील की खेती जो जबरदस्ती करवा रहे थे भारतीय किसान के द्वारा अंग्रेज, उनके लिए था। उसके बाद यहाँ के बाद जो है ये 1916 में हुआ। 1917 में ये खेड़ा, जो कि गुजरात का एक जगह है, जहाँ पर वहाँ के ब्रिटिश ने क्या किया था, तो जबरदस्ती ज्यादा लगान कराता देने के लिए, उसके लिए सत्याग्रह आंदोलन चला। उसके बाद अहमदाबाद के मिल में मजदूरों को नहीं मिलने के कारण, पैसा नहीं मिलने के कारण, उन्होंने महात्मा गांधी को चुना इस आंदोलन के लिए और वो आंदोलन किए गए। उसके बाद धीरे धीरे छोटे बड़े ऐसे आंदोलन चलता गया। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट आंदोलन जो है प्रभावकारी आया, वो कब, तो जब 1919 में जालियांवाला कांड हुआ, जो कि बहुत ही निर्मम हत्या की गई अंग्रेज के द्वारा। तो उसके बाद भारतीयों ने ये बात ठान लिया कि, और एकजुट हो गए। राष्ट्र की भावना को महात्मा गांधी ने पूरा फैलाया और लोगों को एकजुट किए, एकत्रित किए और बताया कि हम लोग एकजुट हो जाते हैं और अंग्रेज के खिलाफ एक साथ इस आंदोलन में आते हैं। तो 1919 के बाद जो असहयोग आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, इसके साथ साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। ये बहुत ही प्रभावकारी रहा और अंग्रेज को अंततः 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी था। इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिए थे, करो या मरो, डू एंड डाई, यानी या तो लड़ो या तो मर जाओ। तो 1942 में भारत छोड़ आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावकारी रहा और अंततः अंग्रेज को यहां से जाना पड़ा और भारत को पूर्णतः 1947 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। तो महात्मा गांधी का योगदान जो है इस आजादी में सबसे ज्यादा है और सबसे इसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। कभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के लिए क्या किए। अब देखिए, हम आपको बता देते हैं कि महात्मा गांधी को कौन से व्यक्ति ने क्या उपनाम दिया। महात्मा गांधी के बहुत सारे उपनाम थे, लेकिन कुछ उसमें
जो चुनिंदा हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो आपको बता रहे हैं। जैसे राष्ट्रपिता बोले थे उनको कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये राष्ट्रपिता उनको कब बोले थे? तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की शुभकामना के लिए उन्होंने राष्ट्रपिता नाम से इन्हें संबोधित किए थे। उसके बाद हम बात करें बापू, जवाहरलाल नेहरू, जो इनको बापू कह करके पुकारे थे। जहाँ बापू का मतलब होता है पिताजी, यानी गुजराती भाषा में ये पिताजी के स्वरूप है। उसके बाद महात्मा गांधी, महात्मा शब्द रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक लेख में इनकी चर्चा किए थे, और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है अदनग्र फकीर, ये जो चर्चिल थे उन्होंने इन्हें कहा था अदनग्र फकीर, जो कि इंग्लैंड के नेता थे। उसके बाद जादूगर शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने जादूगर के नाम से इसे संबोधित किए थे महात्मा गांधी को। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आपको कर देते हैं इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें और कुछ समाचार पत्र। तो मुख्य किताबें यदि हम बात करें तो हिंद स्वराज सबसे ज्यादा आगे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, उसके बाद सत्य के मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद आप जानिए कि इन्होंने समाचार पत्र जो कि इंडियन ओपिनियन, ये अफ्रीका में छपा था, और उन्होंने इनमें अफ्रीका के ये जो इंडियन ओपिनियन है उनमें ये संपादन किए थे। साथ साथ जो है ये द ग्रीन पम्पलेट, और उसके बाद ये तो राजघाट में यंग इंडिया, हरिजन, ये कुछ समाचार पत्र है जिसमें संपादन किए थे महात्मा गांधी। इसके बाद आपको बता रहे हैं, अब इनके बाद हम आ जाते हैं इनके मृत्यु के काल में। ये इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। ये दिल्ली के बिरला भवन में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनके जो हत्यारे थे जिनको हम कहते हैं नाथूराम गॉडसे, जो एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति के लोग थे, उन्होंने महात्मा गांधी के हत्या कर दी, और वो मरते मरते भी बोले थे हे राम। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का एक सांस्कृतिक और व्यक्तित्व के अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।